हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं CHO परिवहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर। तो BSc नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे BSc नर्सिंग किस प्रकार से किया जाता है, क्या सिलेबस होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज इस एक ही वीडियो के अंदर आपके पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपन टाइम को ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके नर्सिंग के सभी प्रकार के नोट्स आपको यहाँ पर मिल सकें। तो जो भी प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। तो BSc नर्सिंग क्या होता है, देखिए अभी क्या होता है कि जो BSc नर्सिंग है, तो अगर मैं बात करूँ RHS के बारे में, तो RHS का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले ईयरली एग्जाम होते थे और अभी सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो मैंने इसको सेमेस्टर वाइज ही इसको बताया है, क्योंकि लास्ट जो बैच था वो इस साल जो फ्री हो जाएगा। इसके बाद में जो ईयरली वाले बैच नहीं बचेंगे, जो बैक वाले बंदे होंगे उन्हीं के ही बैच बचेंगे। जो नए बैच होंगे, जो इस साल का लास्ट बैच होगा RHS के एग्जाम का, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो मैं बताता जाऊँ आपको कि BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग जो कि आपके CHO परिवहन मेरा चैनल पर आप अभी देख रहे हैं। तो अगर आप BSc नर्सिंग के नोट्स चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मजबूत करना चाहते हैं, थ्योरी को मजबूत करना चाहते हैं, तो अपनी आने वाली CHO या स्टाफ नर्स एग्जाम को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन BSc नर्सिंग के बारे में, इसको कौन कर सकता है और किस प्रकार से अपन इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक सी बात बता देता हूँ कि आपका जो एडमिशन होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है। आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, चाहे आपके वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, जैसे कि मैं RHS की बात करूं, या आप एम्स के अंदर से करना चाहते हैं, KGMU के अंदर से करना चाहते हैं, या राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज से करना चाहते हैं, या BHU से करना चाहते हैं। तो ये जो कि ये कहाँ से भी करिएगा आप, पर ये क्या होता है INC का ही अप्रूवल होता है। तो INC से अप्रूव्ड जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे होता है, INC का पूरा सिलेबस होता है। हमने पूरा INC सिलेबस कवर किया है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि मैं उस कॉलेज से हूँ, उस यूनिवर्सिटी हूँ से हूँ। तो सिलेबस अपना सब का एक ही है, INC का जो मान्यता प्राप्त सिलेबस है वही। तो एम्स की बात कर लेते हैं। एम्स के अंदर क्या होता है कि ओनली जो कि क्या होती है कि जो कि गर्ल्स ही एडमिशन लेती है, जैसा मेरा जहाँ तक अनुभव है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एम्स में अंदर ओनली गर्ल्स का ही एडमिशन होता है BSc नर्सिंग करने के लिए। तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? उसका एंट्रेंस एग्जाम कि जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलता है हर साल उसका जून से सितंबर के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जब भी डेट अनाउंस होगी हम आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं, उसी के बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर। तो अगर आप KGMU है, अगर आप UP से हैं, उत्तर प्रदेश से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसी के बाद में RHS है। तो RHS के अंदर जो भी गवर्नमेंट्स कॉलेजेस हैं, जो भी ऑल जो राजस्थान के अंदर प्राइवेट्स गवर्नमेंट्स कॉलेजेस हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ से भी नर्सिंग का रोल है। उसके बाद में राजकुमारी अमृता जो कोर नर्सिंग कॉलेज है, जो कि इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज नर्सिंग के अंदर माना जाता है, पहला कॉलेज माना जाता है वो, कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप BHU की जो कि BHU है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये थे एंट्रेंस। इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पर प्राइवेट एडमिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अपन को क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे पहले आपको 12th में पास होना चाहिए, मिनिमम आपके 60% होना चाहिए। उसके बाद में बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप एंट्री नहीं कर सकते, ओनली यहाँ पर जो कि बायोलॉजी स्टूडेंट ही एंट्री कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ मैं आगे एक बार फिर से, तो आने वाले टाइम पर जो कि आपको NET जो UG होता है उस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन देखने को मिलेंगे। तो ये भी एग्ज़ाम है वो सब बंद हो जाएंगे, NET UG के एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। और देखा जा रहा है जिस प्रकार से इसमें 80-20 का बताया जा रहा है, तो 80-20 जो कि इसके अंदर लागू हो चुका है, जो कि एडमिशन के माध्यम से ओनली गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा 80% और 20% बॉयज़ को मिलेगा। ये चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो 12th पास होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, आपके पास माइग्रेशन TC 18 साल की आपकी उम्र होना चाहिए, और मिनिमम फीस आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की में 25,000 रुपये पर जो ईयर होती है, वो ओनली एजुकेशन फीस बता रहा हूँ मैं आपको, ये ना कि टोटल फीस। उसके बाद में आपकी जो हॉस्टल फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, वो अलग होती है, ये बाकी। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अभी जो चल रही है वो 73,000 पर ईयर चल रही है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 4 से,
और जो अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट आपको अगर पूरा खर्चा बताने की कोशिश करूँ, जैसे कि मैंने बीएससी नर्सिंग करी है, एमएससी नर्सिंग करी है, तो मैं इसका पूरा खर्चा बताने की करूँ तो अभी के टाइम पर जो भी एक जनरल के बंदे की बात करते हैं अपन, तो उसका टोटल ये कॉस्ट होता है मिनिमम, जो कि रहने खाने पीने का पूरा एजुकेशन का खर्चा 10 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपका आएगा, चाहे आप कहीं से भी करिए। अगर आप एम्स से करते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत कम खर्चा आता है वहाँ पर, तो वहाँ जो कि मिनिमम फीस होती है बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस ये है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ये है। प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने 10 से 12 लाख रुपए बताए हैं आपको। उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं, तो ये आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके बाद में अगर आपके कोई भी प्रकार के डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूंगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, पहले इसके सेमेस्टर की बात नहीं करते हुए अपन इसकी बात करेंगे। हम बीएससी नर्सिंग कर तो लेंगे, पर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास, क्या स्कोप्स होंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आप नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सभी जानते हैं, तो एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, उसको देकर आप एम्स में लग सकते हैं। और एम्स से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ है, या एसजीपीजीआई है, या यूपीयूएमएस है, तो ऐसे जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, तो उसके अंदर आप जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके अंदर आप जो कि क्या होता है कि नर्सिंग ऑफिसर के रूप में वर्क कर सकते हैं। और जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं तो इनकी सैलरी जो कि अभी 7th जो पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी जो कि 80 के तक होती है, जो कि आगे जाके मिनिमम सैलरी में बता रहे हैं आपको 1,30,000 जो कि इतनी हो जाएगी, मतलब 1,30,000 के आसपास इनकी सैलरी हो जाएगी। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में नर्सिंग ट्यूटर की बात करता हूँ, तो नर्सिंग ट्यूटर आप प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हैं, तो प्राइवेट में आपको मिनिमम 50K मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी आराम से 35K तक मिल जाता है। और अगर आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर नर्सिंग ट्यूटर लगते हैं तो आपको आराम से सैलरी यहाँ पर मिलेगी, लगभग मान लीजिए 75 जो K प्लस मिल जाएगी। उसके बाद में आप जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर होता है, CHO की जो पोस्ट होती है, न्यूली क्रिएटेड पोस्ट होती है, अलग अलग स्टेट के अंदर इसकी अलग अलग सैलरी होती है। फिर भी मैं अगर एवरेज की बात करूँ तो आपको 40K यहाँ पर मिल जाएंगे। नर्सिंग इंचार्ज होता है, नर्सिंग इंचार्ज अलग अलग जो स्टेट की जो जॉब्स होती है उसके अंदर, तो नर्सिंग इंचार्ज हो गया या नर्सिंग ट्रेनर हो गया, तो इनकी पोस्ट होती है, इनमें भी अच्छी सैलरी होती है, इसमें 25K प्लस सैलरी होती है। और जैसे कि इंस्ट्रक्टर होता है, रजिस्टर्ड नर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्स के रूप में आप जैसे कि प्राइवेट जॉब्स की कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स के अंदर स्टाफ्स के अंदर, जो कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे करना चाहते हैं, तो इसी के बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल नॉलेज आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि अभी देखा जा रहा है, अगर आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब फॉरेन कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपको जेएनएम नर्सिंग कर लिया, बीएससी नर्सिंग कर लिया, तो आपको वहाँ पर पीआर, वहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी, जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो 3 लाख से आप 4 लाख तक की भी अर्न कर सकते हैं। जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो यहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हो एज ए नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स के रूप में, लाइसेंस नर्स के रूप में। स्टाफ नर्स की जॉब कर सकते हो, एक एजुकेटर की जॉब कर सकते हो आप, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसी के बाद में अगर किसी भी प्रकार का कोई बंदा अगर जॉब नहीं लगता है, तब भी वो प्राइवेट फील्ड के अंदर अगर उसके पास अच्छी स्किल्स है, तो वो बंदा आराम से जो कि लगभग 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये पर मंथ कमा सकता है, जो कि मैं अच्छे हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेमेस्टर वाइज के बारे में। तो पहले क्या होता है कि 4 साल के एग्ज़ाम होते थे, 4 साल में एक साल में एक बार एग्ज़ाम होता था ऐसा। अब क्या होता है कि 4 साल की ये पढ़ती थी, अभी भी 4 साल की 4.5 साल की ये पढ़ेगी नर्सिंग, जो कि ड्यूरेशन की बात करूँ मैं। पर ये क्या होता है, इसके अंदर 8 सेमेस्टर देखने को मिले, 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मतलब 8 सेमेस्टर इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं वैसे। अब इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल फ़ीस कितनी होती है। तो एवरेज बता देता हूँ मैं। प्रैक्टिकल फ़ीस जो कि क्या होती है कि इसमें डिपेंड ऑन कॉलेज होती है, तो मैं मिनिमम बताता हूँ। इसमें 1000 होती है, जो कि आपका वाइवा वगैरह होता है, तो उसमें इंक्लूड किया जाता है इसको।
उसके बाद में अपन बात करते हैं और इसकी जो फीस होती है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कितना चार्ज लगता है ऐसा। तो हमारे टाइम पे जब ईयरली एग्ज़ाम होते थे तो सब मिनिमम मैं बता देता हूँ 3,000 रुपये से इससे कम नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं लगेंगे, थोड़े बहुत 100-200 रुपये ऊपर लग सकते हैं। जब आप मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन फ़ीस की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा। उसके बाद में अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपन को जो कि कम्युनिटी इंग्लिश होती है, जो कि इसको कंपलसरी एग्जाम होता है, इंग्लिश और शायद हिंदी का भी होता है और जो कि कंप्यूटर का भी होता है। तो ये कंपलसरी एग्जाम होते हैं, कॉलेज बेसिस पे होते हैं, तो इनको पास करना पड़ता है अपन को। उसके बाद में अपने जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ पे, और ये भी होते हैं, इनके भी नंबर नहीं जुड़ते हैं, बट ये कंपलसरी होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। उसके बाद में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बात करें अपन तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो कि ह्यूमन होता है। तो ह्यूमन बॉडी की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो सिस्टम वाइज होती है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, स्किन सिस्टम होता है, इंट्रामस्कुलर सिस्टम होता है, या रिनल सिस्टम होता है, किडनी के बारे में, आंखों के बारे में, सभी के बारे में आपको पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो ही MBBS के सब्जेक्ट होते हैं उसके सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट MBBS में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे जाके, जो कि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि पेशेंट की केयर के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और अप्लाइड यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। अब मैं यहीं पर ही आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, पर मैं सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपके, कि क्या होता है कि जब अपन फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो अपन को पता लगता है कौन सा एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये इतने सारे सब्जेक्ट सभी के एग्जाम होंगे, नहीं। तो आपको क्या होता है, ये हिंदी इंग्लिश देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और आपका एक एग्जाम ये होगा, दूसरा एग्जाम ये होगा, मतलब इन दोनों का कंबाइंड एग्जाम होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे हॉल के अंदर जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो इन दोनों को क्या होगा, पेपर होगा। तो जैसे पेपर होता है ऐसा, तो पेपर टाइप मतलब यहाँ पे A और B, तो एनाटॉमी का ऊपर, फिजियोलॉजी का नीचे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे, पहला ऐसा होता था। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन भी आने लगे हैं, और थ्योरी बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं दोनों में। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने, इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो कि 12 नंबर का होता है, ऐसा होता है। और उसके बाद में क्या होता है, दोनों की अलग अलग कॉपी मिलती है आपको भरने के लिए, दोनों की अलग अलग कॉपी मिलती है, यानी कि आप इसमें से भी क्वेश्चन नंबर लाने हैं और इसमें से नंबर लाने हैं। और शायद इसमें जो कि 20 जो कि आपके नंबर हैं जो कॉलेज से जो भेजे जाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके कितने नंबर जा रहे हैं इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से। उसके बाद में सोशियोलॉजी का भी सेम पैटर्न होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके एक एग्जाम ये होगा, एग्जाम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होगा, एक एग्जाम जो कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का होगा, और इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर का जो कॉलेज बेसिस पे होता है, ठीक है। उसके बाद में एक सब्जेक्ट होता है नर्सिंग फाउंडेशन, जो कि हॉस्पिटल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये पूरी नींव बनती है BC नर्सिंग स्टूडेंट की, नर्स की, वो नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर ही बनती है। पूरा सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल के होने वाले अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट, मशीन और जो प्रोसीजर होते हैं सब इसके बारे में नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर बताए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम क्या होता है, नेक्स्ट जो सेमेस्टर होता है सेकेंड सेमेस्टर, उसके अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं अपन जो कि सेकंड सेमेस्टर के बारे में, तो इसके अंदर अपन को अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद में न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, तो इन सभी के बारे में अपन को पढ़ाया जाता है। उसके बाद में नर्सिंग फाउंडेशन होता है, जो कि इसके अंदर अपन को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, एक सिमिलर जो कि सिमिलर पेपर होता है, मतलब दोनों की कॉपी अलग अलग होती है, पर पेपर एक ही होता है, मतलब और दोनों में एक ही बार में इसको पास करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, सेम पैटर्न होता है। 20 नंबर यहाँ से जाते हैं, 70 नंबर का जो भी पेपर, जो कि 80 नंबर का जो भी पेपर होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में, तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो क्या होता है कि काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है इन सब्जेक्ट्स का, तो इनको क्या होता है 2-2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। बाकी इनका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, एक ही साथ होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद में हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन को पढ़ना पड़ता है, जो भी हेल्थ जो इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्नोलॉजी होती है, पसीने होते हैं, उनके बारे में। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर की बात करता है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में फार्मेकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में जो कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एंड इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि MSN, यानी कि जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से जाना जाता है इसको, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी कैसे होती है, फिजियोलॉजी कैसे होती है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि वही सिस्टम के क्या होता है, डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार से डिजीज होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, उसका उपचार कैसे किया जाता है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है।
मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके अंदर अपन को जो पूरा सेमेस्टर वाइज है, तो इसके अंदर अपन को सबसे मोस्ट जो चीज़ जो अपने लिए है वो है इसका थ्योरी कंटेंट। तो पूरा थ्योरी कंटेंट आपको चैनल पर दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इसको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, पैथोलॉजी, और इसके साथ ही जेनेटिक्स का पेपर होता है। उसके बाद में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो कि इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी, इंटीग्रेटेड जेनेटिक नर्सिंग, जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, उनके बारे में इसके अंदर, और उनकी डिजीज़ के बारे में इसके अंदर पढ़ाई जाती है। एमिशन फर्स्ट और सेकंड ऐसा है कि इस फार्म में फर्स्ट और सेकंड ऐसा है कि कुछ टॉपिक उसमें कवर है, कुछ टॉपिक इसमें कवर है, ऐसा सिस्टम वाइज होता है। ठीक है, सारे डाउट्स जो कि आपके यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो आप उसमें कम्प्लीटली डिटेल मिल जाएगी आपको चैनल पर। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि साइंस, एनवायरनमेंट एंड एपिडेमियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन के बारे में, और इंट्रोडक्शन टू द फॉरेंसिक नर्सिंग लॉस, इसके बारे में आपको कंप्लीटली डिटेल आपको इसी चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। बीएससी नर्सिंग के बारे में, जेएनएम के बारे में, एनएम के बारे में। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो भी बच्चा होता है, तो उसकी बच्चा होता है जीरो से लेकर, और जो 18 ईयर्स 19 ईयर जो एडल्ट तक का जो भी बच्चा होता है, तो उसकी पूरी कम्प्लीटली यहाँ पर आपको उसकी डिजीज़ के बारे में, उसके माइलस्टोन के बारे में सब उसके सिस्टम वाइज बताया जाएगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो भी मानसिक बीमारियाँ होती है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो भी कम्युनिटी होती है, तो उसके अंदर जो भी हेल्थ होती है, इससे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती है कम्युनिटी के अंदर, एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस के बारे में, और एपिडेमियोलॉजी के बारे में, जैसे कि किसी भी बीमारी का बढ़ना, एपिडेमियोलॉजी होना यानी कि फैलना, जैसे कि अपन बात करते हैं इसमें बारे में पेंडेमिक जो नोमेटिस है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में एजुकेशन टेक्नोलॉजी और नर्सिंग एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो फॉरेंसिक नर्सिंग लॉ है, ये नया सब्जेक्ट जुड़ा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फॉरेंसिक नर्सिंग होती है तो उसको किस प्रकार से डील करते हैं, उसके अंदर इंडिया के अंदर क्या लॉस है, नियम है। ठीक है, तो सिक्स सेमेस्टर की बात करें। सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप के बारे में, उसके बाद में मिडवाइफरी, ओबेस्टिक, गायनिकोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो इसका जो कि फर्स्ट और सेकंड है, तो इनका एक ही साथ पेपर होगा, ऐसा अलग अलग पेपर नहीं है। तो जो भी है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप होता है। उसके बाद में ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट आ गए हैं, जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप है, ओबेस्टिक एंड गायनिकोलॉजी है, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में जो मैंने बताया। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लीडरशिप है, इसके अंदर अपन को नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, लीडरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है, बजट बार्गेनिंग वगैरह इनके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में जो कि मिडवाइफरी एंड ओबेस्टिक गायनिकोलॉजी की बात करता हूँ मैं, तो ओबीजी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पहले अपन ने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स उसके अंदर है, कुछ टॉपिक इसके अंदर है, ऐसा पढ़ाया जाता है। इसके अंदर ओबीजी फीमेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उस सभी के अंदर अपन मिडवाइफरी ओबेस्टिक गायनिकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेवन्थ सेमेस्टर के अंदर। सेवन्थ सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड होती है, नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स होती है। नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स के अंदर अपन को कुछ जो पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है, ग्राफिक डाटा होता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में जो आगे ये मिडवाइफरी ओबेस्टिक गायनिकोलॉजी नर्सिंग है, तो इसको भी कुछ टॉपिक्स इसके अंदर अपन को पढ़ाए जाते हैं सेवन्थ सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद में अपने सेवन्थ सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद में जो कि आगे बात करते हैं इसके अंदर एट्थ सेमेस्टर के बारे में। एट्थ सेमेस्टर के अंदर आपके क्या होगा, इंटर्नशिप लगेगा, जो कि हॉस्पिटल रिलेटेड, जो कि इंटर्नशिप पर्टिकुलर रेजिडेंसी पोस्टिंग मिलती है आपको। तो ये इसी प्रकार से आपका बीएससी नर्सिंग के सारे डाउट आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट बचा है तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो के नीचे, और उसके बाद में मैं आपको उसको मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल।